हेलो स्टूडेंट्स, मैं रोहित तिवारी आपके अपने यूट्यूब परिवार जय आदर्श ट्यूटोरियल्स पर दोस्तों। आज मैं क्लास 12th एनसीईआरटी के आंकिक प्रश्नों की चर्चा करने वाला हूं, जो कि प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन से संबंधित है। प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन के थ्योरेटिकल पार्ट्स पिछले वीडियो में हम आप लोगों को बता चुके हैं। उसके जितने सूत्र हैं, जो आवर्धन का सूत्र है, रेखीय आवर्धन का सूत्र है, स्नेल के नियम से संबंधित सूत्र है, अपवर्तनांक से संबंधित जो भी फार्मूले हैं वो हम आप सबको बता चुके हैं दोस्तों। तो आज मैं एनसीईआरटी के पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूं दोस्तों। नंबरिंग थोड़ा आगे पीछे हो सकता है बुक में, मगर आपके बुक का ही क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन दोस्तों दर्पण के आवर्धन से संबंधित है। दर्पण के आवर्धन से संबंधित पहला क्वेश्चन है, मैं उसे पढ़ता हूं। एक 10 सेमी फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से कितनी दूरी पर एक वस्तु रखी जाए कि उसका 5 गुना बड़ा प्रतिबिंब बने। एक बार कंडीशन है कि उसका प्रतिबिंब वास्तविक बने और दूसरी बार कंडीशन है प्रतिबिंब आभासी हो। प्रतिबिंब की स्थिति भी ज्ञात कीजिए दोस्तों। तो देखिए, क्वेश्चन को पढ़ करके आपको समझना पड़ेगा दिया क्या है। सबसे पहले आपको दिया है 10 सेमी फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से दोस्तों। तो फोकस दूरी आपको कितना दिया है दोस्तों? F बराबर 10 सेंटीमीटर। ठीक है। आवर्धन दोस्तों कितना दिया है? आवर्धन की वैल्यू दिया 5 गुना बड़ा प्रतिबिंब। M की वैल्यू हो जाएगी 5। अब 5 गुना बड़ा प्रतिबिंब दोस्तों दो कंडीशन दिया है, एक वास्तविक का और एक आभासी का। उसके बाद हमसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करना है, यानी 5 गुना बड़ा प्रतिबिंब बने तो कितनी दूरी में, यानी V हमें ज्ञात करना है। दोनों कंडीशन हमें क्या करना है? V प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करना है दोस्तों। एक बार करा कि 5 गुना बड़ा प्रतिबिंब वास्तविक बने और एक बार करा कि 5 गुना बड़ा प्रतिबिंब आभासी बने। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम लिखेंगे वास्तविक प्रतिबिंब के लिए, वास्तविक प्रतिबिंब के लिए दोस्तों, वास्तविक प्रतिबिंब के लिए m की वैल्यू आपको मैं बताया था माइनस लिया जाता है दोस्तों। m का फार्मूला क्या होता है दोस्तों? m का फार्मूला होता है दर्पण के लिए -v/u = -5 दोस्तों। अब हमें ना तो v की वैल्यू पता है ना तो u की वैल्यू पता है, इसलिए हम चिन्ह परिपाटी के अनुसार कुछ भी नहीं रखेंगे। ये माइनस से माइनस दोस्तों कैंसिल हो जाएगा। v बराबर आपका क्या हो जाएगा? 5u आ जाएगा। इसे आप समीकरण 1 रखेंगे दोस्तों। उसके बाद आप फार्मूला लगाएंगे दर्पण का 1/v + 1/u = 1/m। v की जगह पे दोस्तों हम लोग 5u रखेंगे। इस u को भी हम लोग क्या रखेंगे? 5u ही रहने देंगे। u है ये u और 1/m। अब दोस्तों फोकस दूरी -10 लेंगे। क्या लेंगे? -10 लेंगे। ठीक है दोस्तों। अब देखिए, इसमें 5u है, इसमें u है। अगर मैं इसी के ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई कर दूं दोस्तों तो ये 5u और हर एक समान हो जाएगा, हल हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? ये 1/5u प्लस 5/5u = 1/-। दोस्तों ऐसा है, आप प्लस अभी लेके हल कर सकते हैं, फिर ये गुणा भी करके हल कर सकते हैं, ये आपको भी नहीं है। यहाँ पे अब देखिए आधार एक समान है तो ये 5 चलिए कितना हो गया इससे? ये आपका दोस्तों 5u = 1/10। दोस्तों ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना आ जाएगा? 60 = u, ये इधर चला आया, ये माइनस आ गया -12। यानी वस्तु कितनी दूरी पर रखी गई है? -12, यानी 12। माइनस का मतलब कि दर्पण के सामने है दोस्तों। हमें v निकालना है दोस्तों। तो v बराबर कितना हो जाएगा? यहां से समीकरण 1 से 5u है दोस्तों। तो 5u की जगह पे क्या रखेंगे? -12। 12×5 = 7। यानी हमारा आंसर क्या हुआ कि जब हम 5 गुना बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त करना चाहते हैं तो दर्पण के सामने कितना दूरी पे बनेगा प्रतिबिंब? 60 सेंटीमीटर की दूरी पे बनेगा दोस्तों। वस्तु की स्थिति कितनी होगी दर्पण की दूर से? 12 सेंटीमीटर की दूरी पर होगी दोस्तों। और उसका आवर्धन कितना होगा? 5 गुना बड़ा बनेगा। अवतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी है? 10 है। ये आपका पहले केस में सॉल्व हुआ। ठीक इसी में कह रहा है कि 5 गुना बड़ा प्रतिबिंब आभासी हो दोस्तों। पूरा कैलकुलेशन आपका सेम रहेगा। अब यहां पे मैं लिख दूं वास्तविक प्रतिबिंब की जगह पे क्या लिख दूं दोस्तों? आभासी प्रतिबिंब।
तो आभासी प्रतिबिंब के लिए दोस्तों हम जानते हैं जो m होता है वो प्लस में लिया जाता है, तो ये प्लस माइनस v बाई यू, यहाँ पर भी प्लस दोस्तों। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस v की वैल्यू -5u हो जाएगी दोस्तों। कितनी हो जाएगी? -5। अब यहाँ पर इक्वेशन लिखेंगे, फिर यहाँ पे क्या रख देंगे दोस्तों? -5u रख देंगे। फिर यहाँ पर ऊपर नीचे 5 से मैं गुणा कर रहा हूँ, -5 रहेगा दोस्तों। फिर इसके बाद दोस्तों ये क्या हो जाएगा? -5u जो है आप ऊपर लिखेंगे, चलिए एक स्टेप में बढ़ा देता हूँ, ये -1/5u प्लस 5/5u बराबर -1/10 दोस्तों। 5 में से 1 जाएगा, कितना हो जाएगा? 4/5u बराबर 10 चौक 40, 5 8 40 दोस्तों। सॉल्व करेंगे, 40/5u बराबर -1 या -8 बराबर u आ गया दोस्तों। फिर v बराबर क्या है? यहाँ से देखिए -5u आया है दोस्तों। फिर आप वैल्यू रख देंगे, -5 इंटू -8 आपका आ गया +40। यानी दोस्तों हमारा जो प्रतिबिंब है वो +40 यानी दर्पण के पीछे बनेगा। तो दोस्तों हम जानते हैं कि आभासी प्रतिबिंब अवतल दर्पण में कहाँ बनता है? दर्पण के पीछे ही बनता है। और ये पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है यानी 40 सेंटीमीटर पे बनेगा, दर्पण की धुरी से पीछे 40 सेंटीमीटर पे बनेगा। कितना बड़ा बनेगा? 5 गुना बड़ा बनेगा दोस्तों। तो आपका एनसीईआरटी का क्लास 12 के प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन का ये पहला क्वेश्चन था, वो सॉल्व हो गया दोस्तों। हम दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों कि 15 सेमी फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने, तो देखिए हम क्वेश्चन पढ़ते जाएंगे और वैल्यू लिखते जाएंगे, क्या कर रहा है, कौन सा दर्पण कर रहा है, क्या कंडीशन कर रहा है, इसके बाद कौन सा फार्मूला लगेगा, उसी फार्मूले से हम लोग को सॉल्व कर लेना। चलिए स्टार्ट करते हैं। 15 सेमी फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण दोस्तों, तो 15 सेंटीमीटर अवतल लिखना बहुत जरूरी है दोस्तों। अवतल दर्पण, तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? -15 सेंटीमीटर। चलिए, तो फोकस दूरी के सामने 10 सेमी की दूरी पर 8 सेमी ऊंचाई की वस्तु रखी है। कितनी दूरी पर? 10 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो दूरी जो होती है वस्तु की दोस्तों -10। कितनी ऊंची वस्तु रखी है दोस्तों? 8 सेंटीमीटर। कितनी? तो वस्तु की ऊंचाई को हम लोग O से, ऑब्जेक्ट O से है, वो 8 सेंटीमीटर लिखेंगे। क्या पूछ रहा है? दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की स्थिति। दोस्तों हम लोगों से V पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? V, प्रतिबिंब की स्थिति। तो प्रतिबिंब की स्थिति के लिए दोस्तों हम क्या करेंगे? हमें F पता है, U पता है, V निकालना है। ये आपको कंफ्यूज होने के लिए दिया है, या आप आवर्धन जब निकालना चाहेंगे तब इसका यूज होगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों। ये तीनों का संबंध जो होता है वो क्या लिखेंगे सॉल्यूशन में हम लोग? वो हो जाएगा 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। v निकालना है दोस्तों, u की वैल्यू क्या लेंगे? -10। f की वैल्यू क्या लेंगे दोस्तों? -15। माइनस हो जाएगा दोस्तों, माइनस की साइड जाएगा प्लस, इसी को सॉल्व कर लेना है। तो क्या हो जाएगा? आप लसा भी लेके हल करेंगे तो 15 और 10 का लसा होगा 30। 15 दूना 30, ऊपर आएगा -2, 10 दिया 30, इधर 3 हो गया दोस्तों। ये 1/30, तो b की वैल्यू कितनी आ गई? 30 आ गई। यानी प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा दोस्तों? 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। दर्पण के पीछे देखिए प्लस आ रहा है ना दोस्तों, यानी आभासी प्रतिबिंब क्या बनेगा? आभासी प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, चलिए इसमें आवर्धन नहीं पूछा है। यदि स्टूडेंट्स आवर्धन आपसे पूछ लेगा तो आप कैसे सॉल्व करेंगे? तो आवर्धन का फार्मूला होता है m बराबर -v/u। पूछा नहीं है क्वेश्चन में, अपने से बता दे रहे हैं। तो क्या हो जाएगा? -30, u की जगह क्या रखेंगे? -10, माइनस माइनस प्लस 3 गुना आभासी। देखिए आवर्धन पॉजिटिव आ रहा है तो 3 गुना आभासी प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, इसमें आपसे प्रतिबिंब की लंबाई भी नहीं पूछा है दोस्तों। प्रतिबिंब की लंबाई यदि पूछ ले तो आप क्या करेंगे? आवर्धन के इस सूत्र से आप जानते हैं यम बराबर था I/O इक्वल टू -v/u। I प्रतिबिंब की लंबाई था दोस्तों, O वस्तु की लंबाई है, यम आवर्धन है। आवर्धन की वैल्यू में क्या रखूंगा? 3। I निकालना है, ऑब्जेक्ट की वैल्यू दिया है, ऑब्जेक्ट लेंथ कितना दिया? 8, तो 8 × 3 = 24।
यानी प्रतिबिंब की लंबाई कितनी बनेगी दोस्तों? 24 सेंटीमीटर बनेगी। क्वेश्चन में आपसे सिर्फ v ही पूछा था दोस्तों, मैं जानबूझ करके आपको आवर्धन बता दिया। वस्तु की लंबाई अगर मान लीजिए क्वेश्चन पूछता है तो आप कैसे करेंगे वो भी सॉल्व करके बता दें। ठीक है, अब हम एनसीईआरटी के तीसरे नंबर क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्लास 12 का तीसरा नंबर जो क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक का वो है दोस्तों, 30 सेमी वक्रता त्रिज्या के उत्तल दर्पण के सामने, 30 सेमी वक्रता त्रिज्या के उत्तल दर्पण के सामने देखिए कितना सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या दिया है? 30 सेंटीमीटर। r बराबर 30 सेंटीमीटर दोस्तों। कैसा दर्पण है? उत्तल। तो उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होती है? धनात्मक होती है दोस्तों। अगर वक्रता त्रिज्या 30 है तो फोकस दूरी इसकी आधा हो जाएगी 15 सेंटीमीटर। तो चलिए, सामने 5 सेमी ऊंचाई की वस्तु दर्पण से 10 सेमी की दूरी पर रखी है। वस्तु की ऊंचाई ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर कितनी दूरी पर रखी है दोस्तों? 10 सेंटीमीटर की दूरी पर। वस्तु की दूरी माइनस लेंगे, रखी है तो क्या हमसे पूछ रहा है? देखिए, प्रतिबिंब की स्थिति v, आकार और प्रकृति, सब कुछ आपसे पूछ रहा है। प्रतिबिंब की स्थिति यानी v, आकार यानी I, और प्रकृति यानी अवास्तविक की आभासी। प्रकृति का मतलब क्या होता है? नेचर बताने का मतलब यही हुआ कि जो हमारा इमेज बन रहा है वो कैसा इमेज है, रियल है या वर्चुअल है। ठीक है, तो चलिए हम जैसे पिछला क्वेश्चन लगाया था दोस्तों वैसे ही स्टार्ट करेंगे। देखा जाए तो हमें u पता है, f पता है, v हम निकाल लेंगे। जो हमारा क्या रिलेशन है u v f में, उसी फार्मूले से हम लोग सॉल्व करेंगे दोस्तों। तो चलिए पहले सबसे पहले हम लोग v निकालते हैं दोस्तों। तो v कैसे आएगा इसका? हम लोग फार्मूला लगा देंगे जल्दी से, 1/v + 1/u = 1/u। v निकालना है इसलिए इसका चिन्ह हम लोग नहीं लेंगे, पॉजिटिव या नेगेटिव। u की वैल्यू साइन के साथ लेंगे तो -10 होगा। फोकल दूरी इसका कितना दिया है दोस्तों? 15। तो प्लस माइनस कितना हो जाएगा? माइनस हो जाएगा दोस्तों। तो प्लस माइनस माइनस होने की वजह से ये माइनस होगा, उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस। फिर से हम लोग एलसीएम लेंगे, वही 30 आएगा। ये 2 हुआ, 10 × 30 3 हुआ। ये आपका 5/30, 5 × 6 = 30 दोस्तों। v की वैल्यू 6 आ गई, यानी प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा दोस्तों? 6 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। प्लस आ रहा है दोस्तों, यानी आभासी बनेगा, और उत्तल दर्पण में हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है। चलिए, उसके बाद क्या पूछा? I पूछा है दोस्तों। तो I का फार्मूला हम लोग निकालेंगे आवर्धन से, m बराबर I/O बराबर -v/u। चलिए, m तो नहीं पता है, ये दोनों संबंध देते हैं। I निकालना है, O की वैल्यू कितना दिया है दोस्तों? 5 दिया है। V हम लोग निकाले हैं 6, U पता है 10, कितना है? साइन के साथ ले रहे हैं, माइनस पहले से है, V पॉजिटिव आया है 6 लिया, U माइनस में लिया। वस्तु की लंबाई हमेशा धनात्मक ली जाती है क्योंकि वस्तु वृत्तखंड के ऊपर रहता है। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। 6 5 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 30, 10 तो कितना आ गया? 3, यानी जो प्रतिबिंब इसका बनेगा वो 3 सेंटीमीटर ऊंचा बनेगा। देखिए, प्रतिबिंब की ऊंचाई यहाँ पे वस्तु की ऊंचाई कितनी थी? 5, और प्रतिबिंब की ऊंचाई कितनी है? 3। हमेशा उत्तल दर्पण में आभासी और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है, इस वजह से यहाँ पे I की वैल्यू 3 आया। अब याद ही रखिए दिमाग में कि अगर वस्तु 5 है तो हमारा प्रतिबिंब हमेशा 5 से छोटा ही आएगा, कभी 5 से बड़ा नहीं आएगा दोस्तों। ठीक है, और चलिए प्रकृति पूछ रहा है, तो प्रकृति क्या हो जाएगा कि देख रहे हैं यहाँ से क्लियर है कि V पॉजिटिव आ रहा है। पॉजिटिव आने का मतलब आभासी प्रतिबिंब, और एक भी अगर माइनस आता तो कैसा प्रतिबिंब हो जाता? वास्तविक प्रतिबिंब हो जाता दोस्तों। चलिए, तो क्लियर हो गया ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अब आपका जो क्वेश्चन नंबर है वो 4 है दोस्तों। ये अपवर्तनांक से संबंधित है। किससे संबंधित है? अपवर्तनांक से संबंधित है। तो चलिए, वायु में 6000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्घ्य का प्रकाश, चलिए लैम्डा एयर दोस्तों, वायु में 6000 एंगस्ट्रॉम दोस्तों। तो एंगस्ट्रॉम को मीटर में बदलें तो 6000 × 10⁻−10 मीटर, ये आपका 30 इससे हट जाएगा, 6 × 10⁻7 मीटर। ये आपका प्रकाश का तरंग दैर्घ्य कहाँ है दोस्तों? हवा में। तो वायु में 6000 एंगस्ट्रॉम, अपवर्तनांक दिया है 1.5,
क्वेश्चन में पूरा पढ़ देता हूँ। वायु में 6000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य का प्रकाश 1.5 अपवर्तनांक वाले माध्यम में प्रवेश करता है। माध्यम में इसका वेग तथा आवृत्ति क्या होगा, जबकि वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड दिया दोस्तों। चलिए, अपवर्तनांक n आपने दिया है 1.5, हवा में इसका चाल दिया है 3 × 10⁸, माध्यम में इसका चाल पूछ रहा है, और माध्यम में इसका जो है आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी होता है, न्यू से भी शो करते हैं हम लोग इसे, ईटा से भी शो करते हैं, आप इससे भी मान लीजिए, चलिए ईटा से ही शो कर देते हैं। तो आवृत्ति पूछ रहा है, ये देखिए यन है और ये न्यू है, प्रकाश की आवृत्ति है, ठीक है। चलिए, तो दोस्तों हम जानते हैं एक फार्मूला होता है, यन बराबर दोस्तों क्या होता है, निर्वात में चार्ज रखे माध्यम में चार्ज, C/D। यन की जगह हम लोग 1.5 रखेंगे, प्रकाश की चाल हवा में 3 × 10⁸ रखेंगे, माध्यम में निकालना है, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा दोस्तों, 3 × 10⁸ बटे 1.5, 1.5 × 3 आपका 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। माध्यम में इसकी चाल दोस्तों में पता चले, पहला ये माध्यम में इसका चाल क्या है वो पता चले। हमें अपवर्तनांक निकालना है दोस्तों, तो हम जानते हैं ध्वनि वाले फार्मूले से v बराबर n लैम्डा से, v बराबर n लैम्डा या मैं इसे ईटा लैम्डा कर देता हूं। v की जगह क्या रखेंगे 2 × 10⁸, ठीक है दोस्तों। या चलिए 2 × 10⁸ आपका माध्यम में है, आप c बराबर n लैम्डा लेंगे क्योंकि हवा वाला है, c बराबर n लैम्डा। c की जगह पे दोस्तों क्या रखेंगे, हवा का चाल 3 × 10⁸, यह निकालना है। हवा में प्रकाश की चाल आप जानते हैं, सॉरी तरंगदैर्घ्य 6 × 10⁻⁷ दोस्तों। अब क्या करेंगे हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। चलिए जैसे ही वैल्यू रख करके सॉल्व करेंगे, 3 × 10⁸, ये आपका ट्रांसपोज होकर इधर आ जाएगा, ये आपका n आ गया, प्रकाश की चाल या प्रकाश की आवृत्ति, ये 2 हो जाएगा, -7 ऊपर गया दोस्तों 10⁻15, ये प्रकाश की आवृत्ति आ गई 0.5 10⁻15 हर्ट्ज, या दशमलव हटाएंगे 5 × 10⁻14 हर्ट्ज, ठीक है दोस्तों। एक चीज आप याद रखिए, प्रकाश की आवृत्ति में बताया भी था, ये प्रकाश के अपवर्तन का तीसरा नियम है दोस्तों, कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो इसकी चाल और तरंगदैर्घ्य बदल जाता है, परंतु आवृत्ति कभी नहीं बदलती है। इसी वजह दोस्तों मैं हवा में जो इसका आवृत्ति निकाल लिया, वो जिस माध्यम की बात कर रहा है, जिसमें जा रहा है, उसमें भी वही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा दोस्तों, ठीक है। तो आपका ये जो है क्वेश्चन नंबर 4 जो था वो सॉल्व हो गया दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन इजी है, 5 × 10⁻14 हर्ट्ज आवृत्ति की प्रकाश की किरण किसी द्रव में गुजरती है तो प्रकाश की तरंगदैर्घ्य द्रव में 4500 एंगस्ट्रॉम पाई जाती है, द्रव का अपवर्तनांक कितना होगा दोस्तों। चलिए, आपको आवृत्ति दिया है प्रकाश का, और माध्यम द्रव में प्रकाश का तरंगदैर्घ्य दिया है, और द्रव का आपसे अपवर्तनांक पूछ रहा है दोस्तों। क्या क्या वैल्यू दिया है, प्रकाश की आवृत्ति, प्रकाश की आवृत्ति, चलिए प्रकाश की आवृत्ति को n से भी शो करते हैं, न्यू से भी शो कर सकते हैं। न्यू कितना दिया दोस्तों, प्रकाश की आवृत्ति को मैं न्यू से शो कर रहा हूं 5 × 10⁻14 हर्ट्ज, 5 × 10⁻14 हर्ट्ज। और जिस द्रव में प्रवेश कर रहा है उस द्रव में प्रकाश का तरंग है, यानी लैम्डा मीडियम या लिक्विड आप लिख लो 4500 एंगस्ट्रॉम दोस्तों। तो एंगस्ट्रॉम को मीटर में बदलेंगे तो ये आपका हो जाएगा 4500 × 10⁻−10, 3 अंक दशमलव इधर ही आ जाएगा, 4.5 × 10⁻7 मीटर दोस्तों। अब आपसे माध्यम का तरंगदैर्घ्य अपवर्तनांक सॉरी यन पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, यन दिया है सॉरी। आपसे माध्यम में चाल पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, माध्यम पाई जाती है द्रव का अपवर्तनांक, सॉरी यन ही पूछ रहा है, यन पूछ रहा है, मैं सॉरी गलती से 1.5 लिख दिया, यन की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। तो चलिए कैसे लगाएंगे हम लोग यन। चलिए दोस्तों, तो यन का फार्मूला क्या होता है जल्दी से बता दीजिए, यन बराबर C/V, ठीक है दोस्तों। C आपको पता होगा 3 × 10⁻8, V माध्यम में चाल है दोस्तों, तो माध्यम में जो चाल होता है उसका फार्मूला क्या होता है, न्यू लैम्डा दोस्तों। क्या हो जाता है,
न्यू लैम्डा। अब यहां पे देखेंगे दोस्तों, वैल्यू दिया है न्यू 5×10⁻14 और ये कितना है दोस्तों 4.5×10⁻⁻7। क्या है दोस्तों 4.5×10⁻⁻7। -7 ऊपर जाएगा दोस्तों 15 हो जाएगा, 8 7 15, 3×10⁻15 और ये 14 ऊपर जाएगा, इसी में से माइनस हो जाएगा दोस्तों 4.5। ये 15 या 45 हो गया दोस्तों। आप इसे सॉल्व कर लेंगे तो आपका जो आंसर है 3×10⁻⁴/4.5, ये 30, 5 6 30, 6/4.5 दोस्तों, दशमलव बढ़ाएंगे ऊपर जाएगा 60/45, 15 चौका 60, 15 तिया 45, 3 1 1.33 दोस्तों। यही है प्रकाश का जो माध्यम है, इस माध्यम का अपनांक कितना है 1.33 है। ऐसे माध्यम में जिसमें प्रकाश की आवृत्ति 5×10⁻14 है, प्रकाश का तरंगदैर्घ्य इतना है, उस माध्यम का अपनांक 1.33 है दोस्तों। और आपको याद रहना चाहिए 1.33 अपवर्तनांक जल का होता है, अर्थात ये माध्यम जल है। ऐसे पूछ ले कि माध्यम का नाम बताइए तो आप तो अपवर्तनांक निकाल लेंगे। आपको याद रहना चाहिए कि 1.33 किसका अपवर्तनांक होता है, लगभग जल का होता है। तो इससे क्लियर हो गया कि जो माध्यम है वो क्या है दोस्तों, जल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वायु में प्रकाश का तरंगदैर्घ्य 6000 एंगस्ट्रॉम है दोस्तों। वायु में प्रकाश का तरंगदैर्घ्य 6000 एंगस्ट्रॉम है दोस्तों। हम लिखेंगे सबसे पहले प्रकाश का तरंगदैर्घ्य यानी लैम्डा एयर 6000 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम को हम लोग मीटर में बदल लेंगे दोस्तों, 10⁻⁷ मीटर होता है। एंगस्ट्रॉम को मीटर में बदलने के लिए 10⁻10 से गुणा करेंगे, 3 जीरो इससे कट जाएगा, 10⁻7 आ जाएगा दोस्तों। तो वायु में प्रकाश का तरंगदैर्घ्य 6000 एंगस्ट्रॉम है। माध्यम का अपवर्तनांक आपको दिया है 1.5 दोस्तों। जिस माध्यम में प्रवेश कर रहा है 1.5 है। माध्यम में प्रकाश की आवृत्ति तथा तरंगदैर्घ्य क्या होगा, दोनों चीज आपसे पूछ रहा है। जिस माध्यम 1.5 माध्यम में प्रवेश कर रहा है उस माध्यम में प्रकाश की आवृत्ति क्या है और उस माध्यम में प्रकाश का तरंगदैर्घ्य क्या है दोस्तों, दोनों पूछ रहा है आपसे। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, सबसे पहले माध्यम में 4 निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं 4, ठीक है दोस्तों। या एक डायरेक्ट फार्मूला होता है क्या फार्मूला, देखिए मैं इसका डेरिवेशन कर देता हूं। चलिए n बराबर c/v, निर्वात में 4 बटे माध्यम में 4 और 4 का सूत्र होता है आवृत्ति गुरुत्वीय तरंगदैर्घ्य। ये हवा में है तो हवा में आवृत्ति न्यू, हवा में तरंगदैर्घ्य यानी लैम्डा है। ये माध्यम में है 4 तो माध्यम में आवृत्ति न्यू ही रहेगा दोस्तों, क्योंकि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने में प्रकाश की चाल नहीं बदलती है तो न्यू ही रहा। और यहाँ पे मीडियम कर दूंगा माध्यम से, न्यू से न्यू कैंसिल। तो दोस्तों एक सूत्र में पता चल गया हवा में तरंगदैर्घ्य बटे माध्यम में तरंगदैर्घ्य दोस्तों। अब इसी से मैं सॉल्व कर देता हूँ। तो मैं इसी से सॉल्व कर दूंगा दोस्तों। तो क्या मिलेगा हम लोग को, देखिए जल्दी से n की जगह हम लोग रखेंगे 1.5 दोस्तों। हवा में तरंगदैर्घ्य दिया ही है 6×10⁻⁷ और माध्यम का तरंगदैर्घ्य निकालना है दोस्तों, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया 6×10⁻⁷ बटे 1.5, दशमलव बढ़ाएंगे 1 जीरो बढ़ जाएगा दोस्तों। तो क्या हो जाएगा 60×10⁻⁷ बटे 15, 15 चौका 60। तो दोस्तों ये आपका आ गया 4×10⁻⁷ मीटर। एंगस्ट्रॉम में आप लिखना चाहोगे दोस्तों तो ये हो जाएगा 4000 एंगस्ट्रॉम। कितना है, माध्यम में प्रकाश का तरंगदैर्घ्य, ये भी सही है ये भी सही है। चलिए और एक चीज पूछ लिया कि माध्यम में प्रकाश की आवृत्ति क्या है, ये देखिए दोस्तों आवृत्ति। तो चलिए जब माध्यम में आपको तरंगदैर्घ्य पता चल गया तो कैसे आप लगाएंगे, आवृत्ति कैसे निकालेंगे दोस्तों। आप जानते हैं C बराबर क्या होता है दोस्तों, न्यू लैम्डा। C हवा में 4, 3×10⁸ ये आवृत्ति हमें निकालना है। तरंगदैर्घ्य हवा में 6×10⁻⁷ है। क्योंकि आप जानते हैं चाहे हवा में हम आवृत्ति निकालें चाहे माध्यम में निकालें वो चेंज नहीं होता है। इस वजह से चलिए इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3×10⁸ बटे 6×10⁻⁷ बराबर न्यू। ये 3 दूनी 6 और ये -7 ऊपर जाएगा दोस्तों तो 10⁸ और -8 8 होकर 15 यानी 1/2 × 10⁸